सबको प्रणाम और सुप्रभात। बच्चों, उपस्थित हूँ आप सबके बीच में फिर से लेकर वही विषय वस्तु, वही दीवाना दिल, मस्ताने आप और परवाना हमारा सब्जेक्ट, जिसका नाम है इंग्लिश। चलो भाई, हम लोगों ने कल से वोकैबुलरी को अच्छे से पढ़ना शुरू किया है ना। अभी तक भी हम थोड़े थोड़े वोकैबुलरी ले रहे थे, रूट वर्ड्स, इडियम्स, लेकिन अब तो हमारा चैप्टर ही पूरा वोकैबुलरी का चल रहा है। कल हम लोगों ने कोनोटेशंस को पढ़ा और वोकैबुलरी अच्छी होने की इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे हम अपनी वोकैबुलरी को एनरिच कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और किस किस तरह की वोकैबुलरी एक व्यक्ति की होती है। इन तमाम चीज़ों को छूते हुए, टच करते हुए, पढ़ते हुए, अच्छे से समझते हुए हम लोग आगे बढ़े थे। आज हम लोगों को बच्चे लोग स्टार्ट करना है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। देखो, सिनोनिम्स यानी कि वो वर्ड्स जो सेम मीनिंग रखते हैं या जो नियरली सिमिलर मीनिंग रखते हैं, है ना। हिंदी में इन्हें हम कहते हैं पर्यायवाची शब्द। और एंटोनिम्स यानी कि वो वर्ड्स जो विलोम या विपरीत अर्थ रखते हैं, उन्हें हम कहते हैं एंटोनिम्स। जैसे ही हिंदी में रात के पर्यायवाची है निशा, रात्रि, है ना। एक उर्दू शब्द है शब, तो ये सब पर्यायवाची हो जाएंगे रात के। वहीं अ, रात का विलोम अगर देखना हो तो वो हो जाएगा सुबह या दिन। रात, उसका उल्टा क्या हो जाएगा, विपरीत, दिवस। दिन के पर्यायवाची, तो दिन का पर्यायवाची है दिवस, प्रभात, सवेरा, है ना। ये सुबह के पर्यायवाची, मतलब सुबह, प्रभात, सवेरा, दिन का दिवस। तो भाई ऐसे पर्यायवाची और विलोम शब्द हमने हिंदी भाषा में पढ़े। कंसेप्ट समझ में आई कि ओके, हिंदी में ही जिनको पर्यायवाची और विलोम बोलते हैं उन्हें ही रिस्पेक्टिवली इंग्लिश में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बोलते हैं। एंटो या एंटाई या एंटी का अर्थ ही होता है विपरीत, ठीक। निम यानी कि साउंड, निम यानी कि साउंड। दोज वर्ड्स which sound similar are called synonyms. Those that sound different, opposite, are called antonyms. Those that sound almost the same, है ना, pronunciation wise, are called homonyms. तो साउंड या मीनिंग के सेंस में निम का अर्थ होता है, और उसमें निम में सिनो और एंटो लगा दो तो सिनोनिम एंटोनिम बन जाता है। बहुत अच्छा। चलो, एंटोनिम्स क्या होते हैं? तो एंटोनिम्स मतलब डिफरेंट मीनिंग, ऑपोजिट मीनिंग। अब ये ध्यान रखना, सिनोनिम यानी सिमिलर मीनिंग, मतलब नियरली सिनोनिम भी चलेगा। और एंटोनिम मतलब ऑपोजिट मीनिंग, या इसमें नियरली ऑपोजिट हो तो भी चलेगा। अब एंटोनिम कितने तरह के होते हैं? तो तीन तरह के एंटोनिम्स होते हैं। ग्रेडेड एंटोनिम, देखो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ आपको। ग्रेडेड एंटोनिम्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंटोनिम्स और रिलेशनल एंटोनिम्स। देखा आपने? ग्रेडेड एंटोनिम किसे कहते हैं? ये दो वर्ड्स जो एक दूसरे के एंटोनिम्स होते हैं, कि जिनके बीच में और भी ग्रेड्स बन सकती हैं। वो वर्ड्स जो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, ऑपोजिट ही हैं, लेकिन उनके बीच में और भी ग्रेड बनाना चाहें तो बना सकते हैं। जैसे गुड और बैड, तो गुड का एंटोनिम बैड होता है, बैड का एंटोनिम गुड होता है, लेकिन इन दोनों के बीच में और भी ग्रेड्स बन सकती हैं। अब वो बन सकती हैं तो बना नहीं रहे हैं, लेकिन जहां इस तरह के दो वर्ड्स आए जिनके बीच में और भी ग्रेड्स पॉसिबल हो, तो वो एक दूसरे के एंटोनिम कहलाएंगे। पर कौन से वाले? ग्रेडेड। जैसे गुड और बैड के बीच में एवरेज हो सकता है ना। हैप्पी और सैड के बीच में एक नॉर्मल इंडिफरेंट मोड हो सकता है, न ज्यादा हैप्पी न ज्यादा सैड। फास्ट और स्लो के बीच में एक एवरेज स्पीड हो सकती है, न बहुत ज्यादा फास्ट न बहुत ज्यादा स्लो। डार्क और लाइट के बीच में एक धुंधला सा भी हो सकता है ना, कि ना बहुत ज्यादा डार्क है, डस्क, मतलब ना बहुत ज्यादा डार्क ना बहुत ज्यादा लाइट। इंडियन स्किन डस्की है, ना हम निग्रो जैसे काले में आते हैं अफ्रीकन, और ना अमेरिकन इंग्लैंड जैसे यूरोपियन जैसे गोरे में आते हैं, तो हम डस्की हैं, बीच के स्किन वाले। वाइड और नैरो, तो वाइड और नैरो के बीच में थोड़ा सा बीच का भी हो सकता है, ना बहुत ज्यादा चौड़ा ना बहुत ज्यादा पतला। तो ये इस तरह के एंटोनिम्स एंटोनिम्स होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम सोचें अपनी कल्पना में, इमेजिनेशन में, तो इनके बीच में और भी ग्रेड्स हो सकती हैं। तो वो हो सकती हैं, हमको बनानी नहीं, लेकिन इस तरह के एंटोनिम्स को ग्रेडेड एंटोनिम्स बोल सकते हैं, ग्रेड्स, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंटोनिम जो एक दूसरे को पूरा करते हैं, डेड अलाइव, डे नाइट, मैन वुमन, सिंगल मैरिड, ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन आंसर, है ना। जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे के साथ, ऐसा जोड़ी बनाते हैं एक दूसरे के साथ। आई वॉन्ट हिम डेड और अलाइव, तो ऐसा यूज करने में आता है ना। बीट मैन और वुमन, है ना, मैन और विमेन, है ना। कौन लोग अलाउड है यहाँ पे? एनीबडी, सिंगल और मैरिड, कोई भी आ सकता है ना। दे कैन बी ओनली टू ऑप्शंस, ट्रू और फॉल्स।
दीज आर द क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन का उल्टा आंसर है, आंसर का उल्टा क्वेश्चन है। ये सब एंटोनिम एक दूसरे के, पर ये एक दूसरे को पूरा करते हैं, मतलब कॉम्प्लीमेंट करते हैं, है ना, इनका जोड़ा चलता है। रिलेशनल एंटोनिम्स किन्हें कहते हैं? जो दो लोगों के बीच में रिलेशन दर्शाता हो, जैसे डॉक्टर पेशेंट। पेशेंट के बिना डॉक्टर नहीं होता दुनिया में कोई, और जब तक किसी डॉक्टर को ना दिखाओ तब तक आप बीमार हो सकते हो, लेकिन पेशेंट नहीं हो सकते। तो डॉक्टर का ही पेशेंट होता है, फादर का पेशेंट नहीं होता है, फादर का सन होता है ना। फादर की डॉटर होती है, मदर का सन होता है, मदर की डॉटर होती है, हस्बैंड की वाइफ होती है। ये रिलेशनल है। बोरो लैंड, कोई लैंड करेगा तभी तो बोरो करोगे। होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी, कोई होल्डिंग होगी तभी ना कोई सब्सिडरी बनेगी, है ना, लॉजिकल, लॉ से जोड़ दिया। तो इस तरह के जो होते हैं ये रिलेशनल एंटोनिम्स होते हैं। बायर सेलर। चलो भाई, फायदा क्या है एंटोनिम सिनोनिम का? थोड़ी थ्योरी पढ़ा रहा हूँ आपको। फायदा ये है कि हम अपने आइडियाज एक्सप्रेसली कर सकते हैं क्लियरली। हम अलग अलग वर्ड्स के मीनिंग जानते हैं, एक वर्ड के 3-4 सिनोनिम पता है, तो हमको जिस परिस्थिति में जो वर्ड उसका सिनोनिमस ज्यादा अच्छा लग रहा है वो यूज कर लेंगे, है ना। जैसे मुझे पता है कि शॉक्ड, सरप्राइज्ड और जॉल्टेड के साथ एक वर्ड और है, और वो है फ्लैबरगैस्टेड। फ्लैबरगैस्टेड। अब भाई, फ्लैबरगैस्टेड जो वर्ड है, ये जब एकदम से कोई व्यक्ति सडनली अचंभित हो जाता है, वो बहुत भारी वाला अचंभित, लेकिन गलत तरीके से नहीं। किसी की मौत की न्यूज सुनी तो शॉक्ड, है ना। स्टॉक मार्केट में पैसे डूब गए पता चला तो जॉल्टेड, झटका ही लग गया, झटका वाला शॉक्ड, है ना। शॉक्ड, जॉल्टेड, ये झटके में जाता है एकदम से, है ना। और बहुत आश्चर्य हुआ ये देखकर कि किसी पुराने कांग्रेसी नेता ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो झटका तो नहीं लगा लेकिन बड़ा वाला आश्चर्य हुआ, तो उसके लिए मैं यूज करूंगा फ्लैबरगैस्टेड। और कुछ एक अच्छा सा आश्चर्य हुआ, अरे वाह, ओ माय गॉड। जैसे ब्यूटी पेजेंट जीतने के बाद वो लड़कियों को होता है ना, एकदम से हाँ ऐसे मुंह करती है, यूं करती है, तो ये सरप्राइज है ना। या फ्लैबरगैस्टेड भी हो सकता है थोड़ा पॉजिटिव सेंस में। अब अब मुझे 4 वर्ड पता है ना। सरप्राइज, फ्लैबरगैस्टेड, शॉक्ड, जॉल्टेड, और भी वर्ड्स पता है मुझे। तो मुझे कौन सा वर्ड यूज करना है? अगर सिनोनिम्स पता है तो मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किस परिस्थिति में बोल रहा हूँ। किसी की मौत की खबर के विषय में बात चल रही है, कि किसी अन्य तरह का शॉक लगा है, या किसी अन्य तरह का झटका लगा है, या अन्य तरह का मुझे एक मीठा मीठा सा सरप्राइज मिला है, तो मैं उस हिसाब से वहां वो वर्ड लगा दूंगा, और मेरी बात ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। इसका मतलब सिनोनिम्स अगर आते हो, और फिर आप सिनोनिम में किस वर्ड का कौन सा सिनोनिम कहाँ बढ़िया फिट हो रहा है ये पता हो, तो आप अपनी बात कितने अच्छे से, अपने आइडियाज कितने अच्छे से क्लियरली एक्सप्रेस कर सकते हो। सिद्ध करा मैंने, है ना। कंटेंट वाले बच्चे हो यार आप तो। फिर मोनोटोनी ऑफ एक्सप्रेशन से बच जाते हो आप एक ही एक वर्ड बार बार यूज करते हो, तो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, मोनोटोनस। देखो भाई, असिन जो है, असिन, ASIN, असिन एक एक्ट्रेस है भारत की, जिसने गजनी मूवी में काम किया है, और भी कई सारी मूवीज में, रेडी मूवी में काम किया है, याद है आपको असिन? बहुत अच्छा। असिन सलमान खान से उस पिक्चर में क्यों प्यार करती है? भाई असिन सलमान खान से रेडी पिक्चर में, रेडी मूवी में इसलिए काम करती है क्योंकि सलमान खान कहता है कि 12 महीने में 12 तरीके से तुझको प्यार जताऊंगा रे, ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका, हे। देखो मजे की बात यह है, गुस्सा मत करना भाई। जैसे ही लड़की ने देखा कि यार लड़का तो 12 महीने में 12 तरीके से प्यार जताएगा, मतलब ये तो इसके पास बहुत सारे तरीके हैं प्यार करने के, मतलब ये नए नए यूनिक तरीकों से प्यार करेगा, मतलब मोनोटोनी नहीं रहेगी यार। तो एक एक तरीके से रोज प्यार करेगा तो बोर ही हो जाएंगे यार। ये बढ़िया है, इसके पास 12 महीने के 12 तरीके, इससे प्यार करते हैं अपन। तो यार जीवन में हर आदमी वेरिएशंस चाहता है, बार बार एक ही एक चीज। आप रोज दाल बाटी थोड़ी खा सकते कितनी भी पसंद हो, है ना। रोज श्रीखंड भी नहीं खा सकते बहुत ज्यादा पसंद हो तब भी। भाई सब चीज खाने का मजा है। रोज रोज एक ही वर्ड यूज करना, हर बार एक ही वर्ड यूज करना, ओके सर आई विल ट्राई, ओके सर आई विल ट्राई, ओके सर आई विल ट्राई, आई विल ट्राई, आई विल ट्राई, आई ट्राइड माई बेस्ट। अरे बोर हो गया यार। कभी आप एंडेवर बोलो, कल कहा था मैंने, कभी बोलो आई स्ट्राइव्ड, कभी बोलो आई मेड ऑल माई एफर्ट्स, तो फिर कभी आप बोलो कि आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न। कभी इडियम में बोल दो, कभी फ्रेजल वर्ब में बोल दो, कभी सिनोनिमस एंटोनिमस वर्ड यूज कर दो। भाई बदल बदल के बोलो तो सुनने में भी अच्छा लगता है, कुछ नया लगता है, तो बोर ही हो जाता है आदमी। तो मोनोटोनी, मोनो यानी सिंगल, कार्बन मोनोऑक्साइड जिसमें एक ही ऑक्साइड हो, एक ही कार्बन हो, है ना। मोनो यानी सिंगल, और टोनी यानी टोन, तो जिसका टोन एक ही हो, बोलने का टोन, अंदाज, यानी कि शब्द एक ही रहे बार बार,
तो मोनोटोनी हो जाती है ना। फिर इससे रिडंडेंसी रिड्यूस होती है। रिडंडेंसी यानी डुप्लीकेशन, एक ही एक वर्ड का बार बार यूसेज। जब आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स आते हैं तो आप बदल बदल के यूज करते हो, तो वही वर्ड बार बार यूज नहीं होता है ना। इससे आपकी ऑडियंस को भी इंटरेस्टिंग लगता है, लिखते अच्छे से हो आप तो पढ़ने वाले को भी अच्छा लगता है नया नया। ये सिनोनिम और एंटोनिम के फायदे हैं और यही इंग्लिश लैंग्वेज के कायदे हैं। चलो भैया आगे बढ़ रहे हैं। कुछ सिनोनिम्स एंटोनिम्स आपके सामने में लेके उपस्थित हूँ, आप और मैं मिलके उनको देखते हैं। देखो बच्चे, ये सारे सिनोनिम एंटोनिम हमारे साथ हमारे पास हमारी स्क्रीन पे हैं। देखें, सबसे पहले है वर्ड, फिर उसी वर्ड के कुछ सिनोनिम्स और उसी वर्ड के कुछ एंटोनिम्स। ठीक है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, ये इसको प्लूरल कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। इधर भी वर्ड्स कर देंगे। चलो देखें जरा क्या है वर्ड हमारे पास। पहला वर्ड है एबहॉर। एबहॉर का अर्थ होता है नफरत। ठीक, तो इसके सिनोनिम क्या बनेंगे? हेट, डिटेस्ट, लोथ। इसका एंटोनिम क्या बनेगा? लव, लाइक, एडमायर, रिलिश। ये मिलते जुलते है ना। अब लव और एडमायर में आप अंतर करते हो। आप किसी लड़की को बोलते हो आई एडमायर यू तो बुरा नहीं मानती, लेकिन आप बोल दो आई लव यू तो बुरा मान जाएगी, है ना। भैया को बुला लेगी, बॉयफ्रेंड को बुला लेगी। लेकिन ठीक है, माना कि हम इनका बहुत अंतर है इनमें और हम जानते हैं कि अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी लव और एडमायर तो काइंड ऑफ तो सिनोनिम है ना। लव, लाइक, एडमायर, रिलिश। मैंने कहा था नियरली सिमिलर हो तो भी उनको सिनोनिमसली ले लेते हैं, फिर जब जहां वो अप्रोप्रिएटली फिट होते हैं वहां यूज करते हैं। सिनोनिम का मतलब ये नहीं कि अगर आप लव का सिनोनिम एडमायर है तो आप अपने जिससे प्यार करते हो उसको आई एडमायर यू बोल दो। फिर आप उससे 10 साल बाद मिलो और बोलो कि मैंने तुझे प्रपोज किया था पर तूने मुझसे शादी के लिए हाई नहीं किया। तो बोले तूने कभी आई लव यू बोला ही नहीं, लड़की ने कहा। तो आपने कहा मैंने बोला तो था आई एडमायर यू। तो वो बोलेगी ये तो आई एडमायर यू बोला, आई लव यू नहीं बोला। अरे बोले लव और एडमायर तो सिनोनिम होते हैं, हमारे सर ने बताया था। तो एक खींच के मारेगी वो चांटा, है ना। तो भैया अगर किसी से प्रेम करना हो और इजहार करना हो तो लव यू ही बोलना पड़ेगा आपको, एडमायर यू नहीं चलेगा। तो फिर आप तो कह रहे हो सर सिमिलर, बहुत नियरली सिमिलर हो तो उनको सिनोनिम बोल देते हैं। हाँ, तो जो नियरली सिमिलर हो उसको सिनोनिम बोलते हैं, लेकिन उनका कब कहाँ प्रयोग करना है ये बुद्धिमानी से करना चाहिए, अपने विजडम से, है ना। तो सिनोनिम का अर्थ कतई ये नहीं लगाना कि जो एग्जैक्टली सेम मीनिंग वाले होते हैं। हिंदी में हो सकता है कि पर्यायवाची मतलब एग्जैक्टली सिमिलर, इंग्लिश में थोड़ा सा स्कोप रखना चाहिए। नियरली सिमिलर को भी सिनोनिम बोल देते हैं, लेकिन हो सकता है कि उनकी यूज करने की कंडीशंस और यूज करने के पैरेलेंस अलग अलग भी हो। हम उनको हर जगह इंटरचेंजेबली यूज कर सके कि चलो इस वर्ड की जगह ये वर्ड रख दो, दोनों का एक ही मीनिंग है, ऐसा हर जगह नहीं होता सिनोनिम होने के बावजूद भी। अब देखो, अभौर एक वर्ड है, ध्यान देना। अभौर के ये सब सिनोनिम है और अभौर के ये एंटोनिम है। तो इसका मतलब अभौर का एंटोनिम हुआ लव और ये सारे लव के सिनोनिम है, लाइक, रिलिश, एडमायर। या यूं कहो लाइक के सिनोनिम है लव, एडमायर, रिलिश। या यूं कहो एडमायर के सिनोनिम है लाइक, लव और रिलिश। या यूं कहो रिलिश के सिनोनिम है एडमायर, लाइक और लव। तो हमको बहुत सारे वर्ड्स मिल रहे हैं। ये जितने वर्ड हैं, बताओ आपको कितने वर्ड हो जाएंगे। मैंने चलो आपको एक वर्ड दिया टेम्परेरी, यहाँ आना बीच में कहीं जहाँ मैं गोला मार रहा हूँ, टेम्परेरी। अब इस टेम्परेरी वर्ड के सिनोनिम बताओ। तो टेम्परेरी के सिनोनिम है मोमेंट्री, ट्रांजिएंट, फ्लीटिंग। ठीक, और टेम्परेरी के एंटोनिम कितने बन जाएंगे? इमॉर्टल, इम्पेरिशेबल, एंडलेस या परपेचुअल। ठीक, अब मजा देखो आप। अब इस टेम्परेरी वर्ड के एक दो तीन सिनोनिम और एक और इसके एंटोनिम कितने हो गए? इमॉर्टल, इम्पेरिशेबल, एंडलेस, परपेचुअल। अब ऐसा बीच का कोई भी एक वर्ड उठा लो तो बचे हुए जितने वर्ड है वो उसके सिनोनिम एंटोनिम अपने आप बन जाएंगे। बेसिकली अब आप ध्यान देना, यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 वर्ड है आपके पास। प्रैक्टिस के लिए है ये 21 वर्ड। इंग्लिश लैंग्वेज में हजारों वर्ड्स हैं, लाखों वर्ड्स हैं, और हर वर्ड के कहीं कहीं सिनोनिम एंटोनिम है, और हर वर्ड किसी और दूसरे वर्ड का सिनोनिम एंटोनिम है। तो ऐसे तो फिर सर आप तो इतने से ही पढ़ा रहे हो, तो ये तो देखो कि इसके सिनोनिम और एंटोनिम भी जोड़ लो तो ये 21 से तो कहीं ज्यादा हो जाएंगे, पहला। और दूसरा ये कि इतने सारे वर्ड्स हैं जो अच्छे हैं, थोड़े से नए हैं, जिनके जनरली बच्चों को नहीं याद रहते हैं, वो हमने यहाँ लिए हैं। जो पता है, इजी हैं, वो यहाँ नहीं लिए हैं। उसकी प्रैक्टिस के लिए, और इतने सारे पढ़ाए भी नहीं जा सकते। आप कहो तो मैं अकेले सिनोनिम और एंटोनिम आपको 6 महीने पढ़ा सकता हूँ, रोज 1 घंटा।
खत्म ही नहीं होंगे, इतने वर्ड्स और इतनी किताबें हैं, समय की सीमा है। तो ऐसा कुछ दिमाग लगाना चाहिए कि चीज़ें कम समय में और पूरी हो जाएँ और इतनी हो जाएँ कि हमको उसकी कंसेप्ट पता लग जाए। तो ये बहुत छँटे हुए बढ़िया से 21 वर्ड्स और उनके बढ़िया-बढ़िया सुंदर-सुंदर एंटोनिम, सिनोनिम्स नोट्स में हैं। अब मज़े की बात देखो बच्चों क्या है, मज़े की बात ये है कि प्रैक्टिस के लिए मैं ज़रूर आपको दे दूँगा। मैंने पहले भी कहा प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सिनोनिम, एंटोनिम की प्रैक्टिस के लिए और बहुत ही सुंदर वर्कशीट है, गारंटी के साथ कि हम जो कोर्स पढ़ रहे हैं उस कोर्स में उतने अच्छे वर्ड्स की एक शीट कहीं पे भी नहीं मिलने वाली, गारंटी मेरी, है ना? आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, उसके सिनोनिम आपको बताना है, 4 ऑप्शन रहेंगे जैसे एग्ज़ाम में आता है और फिर आप पीछे उसका आंसर भी देख पाओगे इस पीडीएफ फाइल में, कि उसका क्या आंसर है। वो पीडीएफ में ही मिलेगा आपको, है ना? ग्रुप पे डलवा दूँगा मैं। तो पीछे आप आंसर देख सकते हो अलोंग विथ रीजन। फिर आपको एंटोनिम वाले क्वेश्चन भी आएंगे बहुत सारे, तो ऐसे 150, 200, 250 कुछ क्वेश्चन हैं बहुत बढ़िया प्रैक्टिस के। तो अगर आप करना चाहो तो वो कर सकते हो, वो मेरी तरफ से आपको दिए जाएंगे। और इस नोट्स जो मैंने आपको दिए हैं इसमें भी पीछे जो चीज़ पढ़ाई जाती है उसके पीछे प्रैक्टिस क्वेश्चन या एक्सरसाइजेस रहती ही हैं। बहुत मेहनत है इसमें, है ना? मतलब ये नोट्स बहुत ही वेल प्लान्ड तरीके से आप लोगों के सामने रखे गए हैं। मैंने इसे कंपाइल किया है मार्केट में मिलने वाली जो विभिन्न बुक्स हैं अलग-अलग, उन बुक्स को देखने के बाद, छाँटने के बाद जो मुझे सबसे बेस्ट लगी है, उसके आधार पे ये आपके सामने है। मतलब एक-एक वर्ड मैंने लिखा है ये मैं नहीं कह रहा, वी डोंट क्लेम इट, है ना? लेकिन ये क्योंकि इंग्लिश तो लैंग्वेज है यार, सब जगह से लेना पड़ता है। ये जो नोट्स आपके सामने हैं, ये बहुत सारी बुक्स देखने के बाद जो मुझे बेस्ट लगी, वो आपके सामने मैंने पेश की, है ना? चलो, तो नथिंग हिडन फ्रॉम यू, नथिंग wrongful, everything clear, everything honest, है। एंड व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज कि आपको सही तरीके से उसको कॉम्प्रिहेंड करके पढ़ाया जाए। चलो भाई, ऑथेंटिक एक वर्ड है जिसका मीनिंग है प्रामाणिक। तो एक काम करते हैं ना, मैं साइड में हिंदी मीनिंग लिखते जाता हूँ बच्चों, देखो अगर बोलो तो, है ना? तो ये बढ़िया काम हो जाएगा। ये सब तो हटा देते हैं और साइड में हिंदी में अभोर का अर्थ होता है नफरत करना, घृणा करना, ये अभौर। सेकंड मीनिंग है ऑथेंटिक। सेकंड वर्ड ऑथेंटिक का अर्थ होता है प्रामाणिक। प्रामाणिक यानी जेन्युइन, जिस पे विश्वास किया जा सके, है ना? जेन्युइन, रिलायबल, वैलिड, गारंटीड, ऑथेंटिक, है ना? ऑथेंटिक का है। फिर इसका एंटोनिम क्या है? फिक्टिशियस, है ना? जो काल्पनिक है, सही नहीं है, झूठा है, फिक्टिशियस। काउंटरफीट यानी जाली, नोट के लिए वर्ड यूज करते हैं ना, काउंटरफीट नोट्स, जाली जो प्रामाणिक ना हो, अनरियल, फॉल्स। अगला वर्ड है एकम्प्लिश। एकम्प्लिश का अर्थ है पूर्ण करना, संपन्न करना, अचीव करना, अटेन, सक्सीड, ट्रायम्फ। इसके उल्टा है फोरसेक, डिसअपॉइंटमेंट, डिटर, है ना? किसी चीज को पूरा ना करते हुए छोड़ देना बीच में, डिटर या डिसअपॉइंट करना। फोरसेक यानी कि त्याग देना, छोड़ देना। एकम्प्लिश यानी पूरा करना, अटेन करना, जीतना, है ना? पूरा करते हैं तो जीतते हैं, एटलीस्ट अचीव करते हैं कुछ, ऐसा। बॉम्बास्टिक यानी कि आडंबरपूर्ण, दिखावटी, जिसमें बहुत ज्यादा दिखावा हो, दिखावटी। ठीक। तो इसका सिनोनिम है पॉम्पस, लाउड, फ्लैम्बॉयंट। इसका एंटोनिम है डल, इनएक्टिव, लैकलस्टर। ब्लेम यानी निंदा करना, ब्लेम यानी निंदा करना, बुराई करना या आरोप लगाना। निंदा करे ना भाई, तूने किया है, आरोप लगा दिया तूने किया है, निंदा या बुराई या आरोप। तो इसके सिनोनिम्स है रिप्रूव, अपब्रेड, सेंश्योर, रिप्रोच। इसका एंटोनिम यानी तारीफ करना, कमेंड, अपलॉड, लॉर्ड, प्रेज। अच्छा, जहां मुझे लगेगा एक आध एक्स्ट्रा देना है, मुझे याद है और ज्यादा, तो मैं वो भी दे दूंगा। जैसे यहाँ पे लिख सकते हो एक्सटॉल, EXTOL, एक्सटॉल यानी भी प्रशंसा करना किसी व्यक्ति की। अप्रिशिएट लिख सकते हो आप। ठीक। चलो, अगला वर्ड है कैकोफोनी। कैकोफोनी यानी कि अ, कर्ण कटु शब्द। कैसे शब्द? वो शब्द जो, शब्द ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूं कि वो शब्द जो कर्ण कटु हो, है ना? फोनी यानी आवाज, फोनी, रूट वर्ड है फोनी। फोनेटिक्स, फोनी, फोनोलॉजी। टेलीफोन, दूर से फोन यानी आवाज आ जाए उसको टेलीफोन बोलते हैं। फोनी यानी आवाज। और कैको यानी गंदी, जो पसंद ना आए। तो कैकोफोनी यानी गंदी आवाज जो पसंद ना आए, दरवाजे की चरमराहट की आवाज, है ना? कैकोफोनी। हार्श साउंड,
डिसएग्रीएबल नॉइस, इसका सिनोनिम क्या, एंटोनिम क्या बनेगा? यूफोनी, प्लेजेंट साउंड। कॉन्सिक्वेंस अगला वर्ड है जिसका अर्थ है परिणाम। कॉन्सिक्वेंस यानी परिणाम। तो इफेक्ट, आउटकम, रेपरकशन, रिजल्ट, इसका एंटोनिम बनता है ओरिजिन, स्टार्ट, बिगिनिंग, इंसिपिएंट, जेनेसिस। जेनेसिस एक बहुत बढ़िया वर्ड है, रूट या उसकी ओरिजिन, GENISIS, जेनेसिस, ये एस है, जेनेसिस। अगला वर्ड है डिलीशियस। डिलीशियस यानी कि स्वादिष्ट, खाना स्वादिष्ट बनता है, आप कहते हो डिलीशियस। तो पैलेटेबल, टेस्टफुल, एपेटाइजिंग, डेंटी, यमी एक वर्ड है। एक वर्ड है सैवरी, ऐसे ये सैवरी, ये लिखा है ना अनसैवरी, इसमें से अन हटा दो तो वो एक इसका सिनोनिम बन जाएगा, और अन लगे रहने दो तो एंटोनिम बन जाएगा। तो सैवरी, इसका उल्टा होगा डिसटेस्टफुल, अनसैवरी, टॉलरेबल, बस झेल रहे हैं, भा नहीं रहा है, इनएडिबल, जिसको खाया ही नहीं जा रहा है, ये उसके नियरली एंटोनिम्स है। अगला वर्ड है इटर्नल। इटर्नल यानी कि शाश्वत, जो हमेशा रहे, कभी नष्ट न हो, शाश्वत, जो परपीचुअल, हमेशा चलती रहे। एंडलेस, जो कभी खत्म न हो। इम्पेरिशेबल, जो पेरिश यानी कि खत्म ना हो। इमॉर्टल, जो कभी ना मरे, शाश्वत, अमर, इसका उल्टा क्या बनेगा? मॉर्टल, पेरिशेबल, दो तो यही निकाल दिए अपन ने, है ना, और बाकी चार इधर लिखे हैं, टेम्पररी, मोमेंटरी, ट्रांजिएंट, फ्लीटिंग, दो और जोड़ लो, पेरिशेबल और मॉर्टल, है ना, बड़ा आसान है। फिर अगला वर्ड है फ्लुएंट। फ्लुएंट यानी कि जो किसी चीज में धारा प्रवाह हो, एकदम स्मूथ, रुके ही ना, बिना रुके, धारा प्रवाह, है ना, कोई भाषण देता है तो एकदम धारा प्रवाह, कोई कोई इंग्लिश बोलता है एकदम धारा प्रवाह। तो फ्लुएंट, फास्ट, स्मूथ, वॉल्यूबल, ग्लिब, इसका उल्टा होगा हेजिटेंट, स्लो, स्लगिश, हॉल्टिंग, हॉल्ट कर करके, रुक रुक के जो बोलता हो, जो फ्लुएंट ना हो। अगला वर्ड है जोवियल। जोवियल यानी खुश, खुश मिजाज या प्रसन्न चित्त, प्रसन्न हो जो। तो जोवियल, चीयरफुल, लाइवली, जॉयस, हैप्पी, इसका उल्टा क्या बनेगा? सैड, मोरोज, डल, अनहैप्पी। एक मजेदार बात, एक वर्ड और लिखो यहाँ पे, जोकोज, JOCOSE, जोकोज। जोकोज यानी भी खुश मिजाज या जिंदा दिल, तो जिंदा दिल व्यक्ति को बोलते हैं जोकोज, है ना, एकदम रणछोड़दास चांचड़, जिंदा दिल। और मरियल आदमी मोरोज, है ना, ये बड़े मजेदार वर्ड, जोकोज एंड मोरोज। फिर डर्टी यानी गंदा, सब जानते हैं, स्क्वालिड, फिल्दी, अनकेम्ड, गंदगी भरा, इसका उल्टा होगा क्लीन, हाइजीनिक, ऑर्गेनाइज्ड, टाइडी, TIDY, टाइडी, नीट, इसके एंटोनिम है। फिर है वर्डेंट। वर्डेंट का अर्थ होता है हरा भरा, हरा भरा, फला फूला, वर्डेंट। तो इसका सिनोनिम है लश ग्रीन, एकदम हरा भरा, लश ग्रीन, ग्रासी, बहुत अच्छी घास उगी हुई है, फ्लरिशिंग, लहलहाता हुआ, ये इसके सिनोनिम है। इसका उल्टा क्या होगा? इनफर्टाइल यानी कि बंजर, बैरन यानी कि बंजर, ड्राई यानी कि सूखी, पार्ज्ड यानी भी सूखी, बंजर, तो ये सारे इसके। तो भाई कोई खेत है, बड़ी वर्डेंट है, ये जमीन यहाँ की मालवा की वर्डेंट है, लेकिन राजस्थान के रेगिस्तानों की जमीन बैरन है, पार्ज्ड है, ड्राई है या इनफर्टाइल है। ये हो गया, बहुत अच्छा। अगला वर्ड है हैफेजर्ड। हैफेजर्ड, प्रोनाउंसिएशन सीख लो बच्चों, हैफेजार्ड नहीं, हैफेजर्ड, हैफेजर्ड। हैफेजर्ड का अर्थ होता है अव्यवस्थित, अव्यवस्थित, जो कि व्यवस्थित ना हो, है ना। तो इसका सिनोनिम क्या बनेगा? रैंडम, कोई ऑर्डर नहीं है, रैंडम, सडन, अनसॉर्टेड, सॉर्ट किया हुआ नहीं है, रेकलेस, अंधाधुंध, है ना। जबकि इसका एंटोनिम क्या बनेगा? डेलिबरेट, जो जानबूझ के ठीक से किया गया हो, कंसीडर्ड, थॉटफुल, डिसर्निंग, है ना, जो बहुत ही, डिसर्न यानी कि बहुत प्लानिंग से किया गया हो, सोच समझ के कहीं से लेके आए हो किसी लॉजिक को। थॉटफुल यानी सोच के, कंसीडर यानी कि बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर किया हो, डेलिबरेट यानी सोच समझ के लिया गया डिसीजन, है ना। तो ये इसका एंटोनिम। फिर डेस्टिट्यूट का अर्थ होता है गरीबी। डेस्टिट्यूट मीन्स गरीबी।
तो डेस्टिट्यूट का नीडी, पुअर, इनकेपेबल, इसका उल्टा बनेगा रिच, एफ्लुएंट, वेल ऑफ, वेल्दी। ये इसके एंटोनिम बनेंगे। इनसाइट का अर्थ होता है उकसाना। ये वर्ड इनसाइट यहाँ पे लिखा है, इसका अर्थ है उकसाना। तो यार मेरे को उकसा रहा है, फिर मैं मार दूंगा उसको। अरे तेरे में दम ही नहीं कि तू राहुल को मारे, देख तू उकसा रहा है। हाँ हाँ मैं उकसा रहा हूँ, चल मार के बता दे। ये जो उकसाना है ना, इसको बोलते हैं इंसाइट। इसके लिए वर्ड है इंस्टिगेट, अराउज, स्टिम्युलेट। और भी दो वर्ड है मुझे याद आ रहे हैं, और ABET अबेट, और PROVOKE प्रोवोक। ये दो भी सिनोनिमस है, नियरली सिनोनिमस है। तो अबेट, प्रोवोक, ABET अबेट, बेट दो अलग अलग वर्ड है, और अबेट एक वर्ड है ना। मेरे और मेरे दोस्त के बीच में देयर इज अ बेट कि इंडिया जीतेगी कि ऑस्ट्रेलिया। अ बेट एक शर्त, ये दूसरा वर्ड है। और ABET अबेट, अबेट यानी उकसाना, ये पूरा वर्ड है। ठीक। इसका उल्टा बनेगा काम डाउन, सेटल, रिलैक्स, कंफर्ट, रिजॉल्व, पैसिफाई, PACIFY, शांत करना किसी को, पैसिव बनाना, पैसिफाई। स्कैंटी यानी कमी, स्कैंटी यानी कमी या अल्पता, किसी चीज की कमी, कम होती है कोई चीज, तो हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं स्कैंटी, है ना। मीगर, डियर्थ, लेस, पॉसिटी। एक वर्ड और याद आ रहा है मुझे, PAUCITY, पॉसिटी। इसका उल्टा क्या बनेगा? एबंडेंट, प्लेंटी, फुल ऑफ, प्रोफ्यूज। एक और वर्ड याद आ रहा है, प्रोफ्यूज, भारी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में। ये इसके एंटोनिम है। अगला वर्ड है कीन, कीन यानी उत्सुक, या किसी चीज को लेके बहुत ही ध्यान दे के कोई काम कर रहा है, बिल्कुल उत्साह के साथ, उत्सुक। आई एम वेरी कीन अबाउट लर्निंग इंग्लिश, उत्सुक। शार्प, पॉइग्नेंट, ईगर, अक्यूट, जीलस, है ना। ये इसके सिनोनिमस है। वेपिड, इंसिपिड, ब्लंट, अनडिजायरिंग, ये इसके मतलब वेपिड, इंसिपिड का अर्थ होता है बिल्कुल निरुत्साही, जिसमें कोई उत्साह नहीं है। ठीक है यार, ही वॉज सिटिंग इन द लेक्चर बट ही सीम टू बी वेरी वेपिड, है ना। उसका उत्साह नहीं था, बस वो सो रहा था या इधर उधर देख रहा था, फोन चला रहा था, सुन नहीं रहा था कुछ भी। वेपिड, इंसिपिड, ऐसा। पैलेशियल, पैलेशियल का होता है अर्थ होता है भव्य, बिल्कुल महल जैसा भव्य, बड़ा भव्य कार्यक्रम होता है ना, बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ तो भव्य यानी पैलेशियल। ग्रैंड, पैलेस लाइक, एलिगेंट, ये इसके सिनोनिमस है। उल्टा क्या है एंटोनिम? अर्थली, एकदम जमीनी, बेसिक, रस्टिक, सिंपल, बस एकदम सिंपल। इलिसिट यानी कि गैर कानूनी, इलिसिट यानी कि गैर कानूनी। गैर कानूनी मतलब जो कानून में जिसको गलत माना गया हो, है ना। इलिसिट जैसे कि मर्डर, रेप, अटेम्प्ट टू रेप, किडनैपिंग, ये सब इलिसिट काम है। अ, और भी कोई काम, सुपारी उपारी देना, ये सब इलीगल है, किसी के मर्डर की। अनलॉफुल, इलीगल, इलिसिट, ये सारे सिनोनिमस हैं। इलिसिट, है ना, तो इसका उल्टा क्या होगा? लीगल, विद इन लॉ, नॉर्मल, एक्सपेक्टेड। देखो दो, एक दो वर्ड और लिख लो, यहाँ पे लिख लो इसका उल्टे में लिसिट, LICIT, है ना। अगर इलिसिट है वर्ड तो इसका उल्टा एंटोनिम क्या होगा? लिसिट, लिसिट यानी लीगल। और एक वर्ड और है इलेजिटिमेट, सिनोनिम है इलेजिटिमेट, तो इधर आ जाएगा लेजिटिमेट, लेजिटिमेट। स्पेलिंग बहुत इजी है, LEGITIMAT, लेजिटिमेट, और इधर इलेजिटिमेट। ठीक। लास्ट वर्ड है फेसाइल, फेसाइल का अर्थ होता है एकदम सरल, सरल, जिसको करना आसान हो, आसान बोल सकते हैं, फेसाइल। इसका सिनोनिम है इजी, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसका एंटोनिम है डिफिकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड, ऐसा। तो भैया इतने सारे वर्ड हम लोगों ने सिनोनिम एंटोनिम के किए। ये एक जस्ट प्रैक्टिस थी, पीछे और भी मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। इसकी भी शीट्स दूंगा मैं, एक तरीके से वर्कशीट टाइप ही होगी वो। उसका नाम नहीं है कि वर्कशीट नंबर 14-15 ऐसा, वो पूरी सिनोनिम एंटोनिम की एक पूरी कुछ 11-12 पन्नों की शीट होगी, जिसमें 200-250 सिनोनिम एंटोनिम मिला के क्वेश्चन होंगे। पीछे आंसर दिए, पहले आगे आप करो और बाद में पीछे से आप उसमें चेक कर पाओगे, अलॉन्ग विथ रीजंस कि इसका ये आंसर है और ये आंसर क्यों है ना। बहुत व्यवस्थित है, जो भी कुछ है आप लोगों को वो शीट्स भी दे दी जाएंगी। अब अपन लोग आगे अगली कंसेप्ट पे बढ़ते हैं बच्चे लोग, जिसका नाम है वोकैबुलरी में
जिसका नाम है रूट वर्ड्स। वाह भाई, रूट वर्ड्स किसे कहते हैं? रूट्स ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों की जड़, कि जिन जड़ से वो शब्द निकले हैं, है ना। ये हम बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं, याद करो। तो ये तो हमको पता ही है। एक नया वर्ड आपके सामने आया है, ये मैंने शायद पहले बताया भी था, और नहीं बताया तो आज सुन लो। एटाइमोलॉजी। एटाइमोलॉजी का अर्थ होता है कि किसी भी वर्ड का रूट वर्ड या ओरिजिन ऑफ द वर्ड की स्टडी करना। जो वर्ड है हमारे सामने, मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी अभी मेरे को याद आया, देखो बड़ा मजेदार है, आप लोगों को बड़ा काम आएगा, लॉ के स्टूडेंट्स हो आप लोग भी। मैं तो खैर लॉ का टीचर हूँ इसलिए ये बता रहा हूँ आपको। रूट वर्ड है लेजिस। क्या है रूट वर्ड? लेजिस। इस लेजिस रूट वर्ड से देखो आप कौन कौन से वर्ड बने। लेजिटिमेट, लीगल, लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटर, लेजिस्लेशन। ये वर्ड्स हैं यार। अब देखो आप, लेजिस्लेशन ये नाउन फॉर्म है जिसका अर्थ होता है लॉ। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज अ लेजिस्लेशन। ठीक। लेजिटिमेट मतलब लीगल, है ना, और लीगल मतलब भी लॉफुल। तो ये दो वर्ड बनते हैं लेजिस से, लेजिटिमेट यानी भी लीगल और लीगल यानी भी लीगल। लेकिन लेजिटिमेट जनरली हम किसी वस्तु के लिए यूज करते हैं, वस्तु या व्यक्ति के लिए, कि ये आपका लेजिटिमेट बेटा है, वो आपकी इलिजिटिमेट बेटी है या बेटा है ना, जायज नाजायज, गैर कानूनन तौर पे जो जायज हो, जिसको लीगल राइट्स प्राप्त हो, वैसा वाला लेजिटिमेट। और लीगल मतलब जो कानून में लिखा है वो, और जो कानून में नहीं लिखा है वो कर रहे हो तो इलीगल। तो इसलिए दो अलग अलग कर दिए वर्ड्स। लेजिटिमेट का अर्थ वैसे लीगल ही होता है ना। तो लीगल लेजिटिमेट ये अपन ने पढ़ रखे हैं। लेजिस्लेटर मतलब जो कानून बनाता है, जैसे कि मोदी जी राज्यसभा में बैठते हैं, लोकसभा में बैठते हैं, कोई रविशंकर प्रसाद है वो राज्यसभा में बैठते हैं, या स्मृति ईरानी है वो राज्यसभा में बैठती हैं। तो ये लोकसभा राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं ये क्या हैं? ये लॉ मेकर्स हैं हमारे देश के। वहाँ पे बिल पास होते हैं, एक्ट बनते हैं, तो दे आर लेजिस्लेटर्स, है ना, लेजिस्लेटर्स। ठीक। लेजिस्लेटिव एक एडवर्ब है जिसका अर्थ है लॉ मेकिंग, रिलेटिंग टू लॉ मेकिंग। लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट को कलेक्टिवली बोलते हैं लेजिस्लेचर, और उसमें बैठने वाला हर व्यक्ति लेजिस्लेटर। ठीक। तो अब एक सेंटेंस बनाता हूँ, देखो आपको मैं, जिसमें ये सारे वर्ड यूज करने की कोशिश करता हूँ। द इंडियन पार्लियामेंट, द इंडियन पार्लियामेंट is a legislature, is the supreme legislature of the country, which uses its legislative powers to legislate on certain subject matters, which the legislators sitting in the house use for making legislatures in the country, for making legislations in the country, using their powers legitimately and making that law a part of legal system of the country. एक सेंटेंस में सारे वर्ड यूज कर दिए, और इन सब का रूट वर्ड है लेजिस। लेजिस का अर्थ होता है लॉ। लेजिस का अर्थ होता है लॉ, ये लैटिन रूट वर्ड है। अब आप देखो, लेजिस रूट वर्ड पता हो तो उससे बनने वाले शब्द कहीं देखने में आएंगे तो झट से आपको रिलेट करने को मिल जाएगा कि यार ये कहीं लॉ से रिलेटेड है, तो इसका ये मीनिंग हो सकता है। और फिर थोड़े दो चार आगे पीछे के शब्द देखे तो फिर तो यही पक्का मीनिंग है। कितना आसान हो जाता है। ये जो पढ़ाई है रूट वर्ड्स पढ़ने की, किसी भी शब्द के रूट वर्ड्स को पढ़ने की जो पढ़ाई है, उस पढ़ाई को बोलते हैं एटाइमोलॉजी। ठीक। और शब्द अपने अपने फॉर्म बदलते हैं। आपने जब कंपनी लॉ पढ़ा था तब पढ़ा था कॉम प्लस पनिस। कॉम यानी टुगेदर, पनिस यानी ब्रेड। तो कॉम पनिस, अर्निंग योर ब्रेड टुगेदर, हैविंग योर ब्रेड यानी रोटी, रोजी रोटी टुगेदर इज कॉल्ड कॉम्पनिस। कॉम्पनिस लेटर ऑन बिकेम कंपनी। तो रूट वर्ड है कॉम प्लस पनिस। तो रूट वर्ड समय के साथ बदल भी जाते हैं, है ना, उनसे बनने वाले शब्द बदल जाते हैं, लेकिन उनका रूट कहीं अगर पता हो आपको तो आप उसके सही मीनिंग तक पहुंच जाते हो। ठीक। कभी इसमें प्रीफिक्स ऐड हो जाते हैं, कभी सफिक्स ऐड हो जाते हैं, कभी कुछ इसका फॉर्म बदल जाता है ना। लेकिन ये रूट वर्ड्स का नॉलेज हमारी वोकेबलरी को एक्सपोनेंशियली इंप्रूव करता है ना, बहुत ज्यादा तरीके से इंप्रूव करता है। चल, तो आओ पढ़ते हैं एटाइमोलॉजी और रूट वर्ड्स के बारे में। कुछ रूट वर्ड्स देखो भाई, पहला वर्ड है सेंट।
सेंट यानी 100। अब देखो इससे बनने वाले वर्ड्स, इससे बनने वाले वर्ड्स हैं सेंटेनरी, सेंटेनरी, परसेंट, सेंचुरी। सेंटेनरी मतलब 100 ईयर्स एनिवर्सरी, परसेंट यानी पर 100, सेंचुरी यानी 100 ईयर्स, है ना इजी। एयर या एरो, तो इससे बना एरोप्लेन, एरोस्पेस, एरेट, एरियल। एरोप्लेन यानी वो हवा में उड़ने वाला, एरोस्पेस यानी हवा की स्पेस, एरेट यानी हवा आन दो, प्लीज एरेट करो, हवा को आने दो। एरियल मतलब एरियल एक्ट, सब पढ़ चुके हैं ये वाला, ठीक। चलो बच्चों, अगला है बायो। बायो यानी लाइफ, तो बायो से बनने वाले वर्ड क्या है, बायोलॉजी, बायोग्राफी, बायोस्फीयर। अब लॉजी यानी स्टडी, तो स्टडी ऑफ लाइफ। बायोग्राफी यानी कि किसी की लाइफ पे जो कुछ लिखा गया हो, यानी कि उसकी जीवन के ऊपर लिखा गया हो, यानी जीवनी खुद लिखी हो तो ऑटोबायोग्राफी, किसी और ने लिखी हो तो बायोग्राफी। बायोस्फीयर वो जो गोला है हमारे, ये जो गोला है अर्थ का स्फीयर, इस पे जो भी बायो है यानी लाइफ है, जो भी यानी कि लाइफ अराउंड अस, वो पूरा कहलाता है बायोस्फीयर। एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, और सब मिला दो तो बायोस्फीयर। और इकोसिस्टम, इकोस्फीयर, सब मिला दो तो बायोस्फीयर है। टेली यानी फार, दूर, तो दूर का दिख जाए तो टेलीविजन, जो दूर हो रहा है वो हमको अपने घर में दिख जाए, दूर की चीज दिख जाए टेलीविजन, दूर की आवाज आ जाए टेलीफोन, दूर की राइटिंग लिखी हुई चीज आ जाए तो टेलीग्राम, दूर की पैथी, पैथी यानी फीलिंग्स, है ना, पैथोस रूट वर्ड है उसका, तो दूर की फीलिंग हमको यहाँ बैठे बैठे समझ में आ जाए तो उसको बोलते हैं टेलीपैथी, है ना। आप पुणे जाओ किसी काम से, इंदौर से आपकी माता जी फोन लगाएंगी, बेटा खाना खाया, आप बोलोगे हाँ खा लिया, मम्मी बोलेगी झूठ मत बोल, तूने नहीं खाया, सुबह से नहीं खाया तूने, शाम हो गई अभी तक क्यों नहीं खाया। आपको कैसे पता लग जाता है मम्मी कि मैंने खाना नहीं खाया, आज बहुत बिजी था मैं। बोले बेटा, माँ के पास टेलीपैथी होती है, व्हेन द सन इज हंग्री द मदर फील्स इट, व्हेन द सन इज सैड, व्हेन द डॉटर इज सैड द मदर फील्स इट, है ना। ये टेलीपैथी, दूर की फीलिंग्स जो हम फील कर सकते हैं। बहुत अच्छा। एंथ्रोप का अर्थ होता है बेटा लोग, मैन, तो मैन की स्टडी एंथ्रोपोलॉजी। मैन के लिए प्यार फिलैंथ्रोपी, फिल यानी प्यार, एंथ्रोपी यानी, और मिस यानी कि नफरत, तो हेटर ऑफ मैनकाइंड यानी कि मिसैंथ्रोप, जिसको मनुष्यों से नफरत हो। और किसी एनिमल में या ऑब्जेक्ट में या मूर्ति में मैन के कैरेक्टर्स एट्रीब्यूट करना उसको मैन के तौर पे, जैसे कि ठाकुर जी की मूर्ति को ठंड लग रही है तो भैया इनको ओढ़ा दो, गर्मी में चंदन लगा दो, तो वो है तो मूर्ति, उसको कोई ठंड नहीं लगती, लेकिन हम उनको भगवान में इंसानी रूप देखते हैं प्रतिमा में, तो ये एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, मॉर्फिज्म यानी कि उनको वैसा रूप देना, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। छोटी सी डॉल को, बारबी की डॉल को हम कपड़े पहनाना, उसके कंघी करना, उसकी शादी कराना गुड्डी गुड्डी की, तो हम उसमें इंसान के रूप की कल्पना करते हैं, दैट्स एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। बिब्लियो यानी किताब, ये मैं पढ़ चुका हूँ शायद आपके लिए, कोई बात नहीं दोबारा पढ़ देते हैं। बिब्लियोग्राफी यानी कि किताबों की लिस्ट देना। बाइबल यानी द बुक, बाइबल बनाई बिब्लियो बाइबल से ही है, द मेन बुक। बिब्लियोफाइल यानी कि लवर ऑफ बुक्स, आई एम अ बिब्लियोफाइल। आर्च यानी फर्स्ट, आर्च बिशप यानी सबसे पहला बिशप, हेड ऑफ द चर्च। मोनार्च यानी कि हेड ऑफ द स्टेट, किंग। आर्कियोलॉजी यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। स्टडी ऑफ द फर्स्ट थिंग, जो पहले या पुरा जो ओरिजिन है चीजों की वो देखना, दैट्स आर्कियोलॉजी, ठीक है। वैसे आर्कियोलॉजी का रूट वर्ड आर्के है, ARCHE, ARCHAE, आर्काए। आर्काए का अर्थ होता है पुराना, प्राचीन, ऐसा। अगला है एंटी या एंटाई, वैसे एंटी बोलते हैं, एंटी यानी अगेंस्ट, ऑपोजिट, एंटीसेप्टिक, एंटीबॉडी, एंटी सोशल, एंटीबायोटिक, है ना। तो आपको पता ही है, ये वाला तो बहुत इजी है, चलते जाओ भाई मेरे साथ साथ, सारे करवा देता हूँ मैं तो, छोड़ते कुछ नहीं। एंथ्रोप हो गया, बिब्लियो हो गया, आर्च हो गया, एंटी हो गया। ऑटो का अर्थ क्या होता है बच्चों, ऑटो यानी खुद से, है ना, जो खुद से ही क्रैट यानी सिस्टम चलाए वो ऑटोक्रैट, यानी कि एब्सोल्यूट पावर, मैं ही चलाऊंगा बस खुद से सब कुछ। ऑटोग्राफ है जो मैंने खुद ने अपने हाथ से लिखा है, सिग्नेचर। ऑटोमेटिक जो अपने आप चलती हो, दैट कैन मूव बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड ऑटोमेटिक। ऑटो सजेशन, अपने आप को सजेशन देना। ऑटो इम्यून, जो अपने आप में इम्यूनिटी लिए हो, अभी बहुत चल रहा है ऑटो इम्यून। बहुत सारे वर्ड है ऑटो से, आपको तो एक रूट वर्ड आ जाना चाहिए बस, इतने ही वर्ड बनते हैं ऐसा नहीं है, ये दो तीन एग्जाम्पल्स हैं, दो तीन चार वर्ड्स और भी बन सकते हैं ना, जो अच्छे अच्छे वर्ड है वो ले लें यहाँ पे। अगला है साइड, CID, साइड यानी मारना, टू किल। अब देखो भाई, इससे वर्ड बनते हैं पैट्रीसाइड यानी पिता को मारना, मैट्रीसाइड यानी माता को मारना,
फ्रैट्रीसाइड यानी कि भाई को मारना, फ्रैटर्निटी भाईचारा, फ्रैट्री यानी भाई, जिनोसाइड यानी कि पूरी की पूरी नस्ल को मार देना, रेस यानी नस्ल, है ना। जैसे कि परशुराम ने क्षत्रियों की पूरी नस्ल को 21 बार धरती से हटाया था, तो उन्होंने 21 बार जिनोसाइड किया था, है ना, 21 बार। अडोल्फ हिटलर ने जूस को मारा था, JWS जूस, है ना। तो अडोल्फ हिटलर ने क्या किया था, जीनोसाइड किया था, पूरी की पूरी नस्ल को मारने की कोशिश की थी। ठीक। बहन को मारना इज कॉल्ड सोरोरीसाइड, बड़ा मजेदार वर्ड है। वर्ड्स तो मुझे बहुत सारे आते हैं, आपको भी आते होंगे। अब बहन को मारने वाले को बोलते हैं या उसको मारना सोरोरीसाइड, SORORICID। फ्रेंड को मारना एमीसाइड, फ्रेंड को मारना, बहन को मारना सोरोरीसाइड, इंसेक्ट्स को मारना इंसेक्टिसाइड, पेस्ट को मारना पेस्टिसाइड, और बहुत सारे। खुद को मारना सुइसाइड, है एमिसाइड। फिर अगला है वोर वर्ड, देखो नीचे, वोर यानी खाना, बहुत ज्यादा ग्रीडीली खाना ना, भर भर के खा जाना। वोरेशियस यानी बहुत ही ग्रीडी, लालच, सिर्फ खाना ही नहीं, है ना, पैसा भी तो आदमी खा गया, वो मेरा पैसा खा गया, तो वो उसके लिए भी यूज कर सकते हो, वोरेशियस ग्रीडी। कार्निवोरस जो फ्लैश खाता हो, हर्बीवोरस जो प्लांट्स हर्ब्स खाता हो, ओमनीवोरस जो सब खाता हो, डीवॉर यानी कि जो गल पवे, निगल जाना, ऐसा। चलो, क्रेसी यानी रूल, शासन, सिस्टम, ये मैं बता चुका हूँ आपको। डेमोक्रेसी जनता, गेरोंटोक्रेसी ओल्ड पीपल जहाँ चलाते हो, एरिस्टोक्रेसी एलीट लोग, पैसे वाले लोग चलाते हो, है ना। डेमोक्रेसी, गेरोंटोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, बहुत सारी क्रेसीज हैं। ऑटोक्रेसी जहाँ खुद एक व्यक्ति सिंगल चलाता हो, वो ऑटोक्रेसी है। कार्डी यानी हार्ट, तो हार्ट से रिलेटेड कार्डियाक, हार्ट से रिजल्ट रिजल्टिंग फ्रॉम हार्ट डिसीज, हार्ट की डिसीज होने के बाद जो और भी डिसीज हो जाएं तो वो कार्डियोजेनिक डिसीज कहलाएंगी। हार्ट का एक्सपर्ट डॉक्टर कॉल्ड कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट का चित्र मतलब उससे निकलने वाली वो रेखाओं का चित्र इज कॉल्ड कार्डियोग्राफ या कार्डियोग्राम। डर्म मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, डर्मेटोलॉजी, पैचीडर्म, एपिडर्मल। पैथोस का अर्थ होता है इमोशन, ऊपर मैंने टेलीपैथी पढ़ा था ना, तब मैंने कहा था इसमें पैथोस एक रूट वर्ड है, तो पैथोस का अर्थ होता है इमोशन। सिंपैथी यानी कि सिमिलर फीलिंग है, जैसा तुझे बुरा लग रहा है मुझे भी बुरा लग रहा है, आई हैव सिंपैथी विथ यू। एपैथी मतलब मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है, एपैथी, ए यानी नहीं, पैथी यानी नो फीलिंग्स। एंटीपैथी मतलब उल्टी फीलिंग हो रही है, तुझे बुरा लग रहा है लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा हुआ हार गया वो, उसको तो हारना ही था, ऐसी मस्ती कर रहा है, पढ़ाई कुछ करना नहीं, कहीं भी एक्टिविटीज में भाग लेना नहीं, तो उसके जीवन में तो हार ही लिखी थी। तुझे दुख हो रहा है मुझे खुशी हो रही है, तो मुझे और तुझ में अभी एंटीपैथी है भैया, हमारी ऑपोजिट फीलिंग्स है। एंटीपैथी, एपैथी, सिंपैथी, एम्पैथी। एम्पैथी यानी कि किसी चीज को जो दूसरे के साथ हो रही है उसको खुद फील करना। हमारे गुरुजी क्या बोलते पता है, इंस्टेड ऑफ सिंपैथाइजिंग विद समवन वी शुड एम्पैथाइज विद अदर्स। जब उनके दुख को हम अपना दुख समझ के फील करेंगे तो पता चलेगा कि वो क्या फील कर रहे हो, तब शायद हम उनके लिए कुछ कर पाएंगे, है ना। उसको एम्पैथी बोलते हैं। डिक्ट यानी बोलना, तो बताया था मैंने आपको, कॉन्ट्राडिक्ट, प्रेडिक्ट, डिक्टेट, ये वाला हो चुका है। अभी खत्म नहीं करूंगा मैं आपको, ये वाले रूट वर्ड जब हो भी जाएंगे ना, तो भी हम जब आगे दूसरे चैप्टर्स और भी पढ़ेंगे तब भी रोज कभी ना कभी किसी दिन एंटोनिम्स, किसी दिन रूट वर्ड्स, किसी दिन ईडियम्स अपन चलने देंगे लास्ट तक, है ना। तो डिक्ट वाला हम पहले ही पढ़ चुके हैं क्लासरूम में, पिछली क्लास में। चलो और क्या क्या है जरा देख लें, कुछ थोड़े से और हैं। सेक्ट यानी कि कटआउट या कटा हुआ हिस्सा, तो इंटरसेक्ट यानी कि वो हिस्सा जहां पर आके पॉइंट ऑफ क्रॉसिंग इंटरसेक्ट करती है। अपन ज्योमेट्री में करते थे ऐसा कि ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये दोनों को यहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो जहाँ पे कट आउट करती हैं, कट करती हैं। सेक्शन, दो हिस्से, है ना। डिसेक्ट यानी कि वो जानवरों को डिसेक्ट करते हैं ना बायोलॉजी वाले, तो वो डिसेक्ट करना, इंटरसेक्ट, डिसेक्ट, सेक्शन, सेक्ट। सेक्टर, ये हिस्सा कर दिया इस कॉलोनी का, सेक्टर ए सेक्टर बी, तो ये उसका कट कर दिया, इतना हिस्सा अलग कर दिया, इतना अलग कर दिया, ताकि इजीली रहे पोस्टल एड्रेसेस। ईगो यानी सेल्फ, तो जो अपने आप से बहुत भरा हुआ हो, मैं ही सबसे बढ़िया, मैं ही सबसे खूबसूरत लड़की हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट लड़की हूँ, मैं हैंडसम लड़का हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान लड़का हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, तो भैया तू सेल्फ ऑब्सेस्ड है, मतलब तू ईगोइस्ट है। ठीक, प्रीऑक्यूपाइड है अपने आप, अपने आगे किसी को समझता नहीं।
बिल्कुल सेंटर में रहना चाहता है कि सब मुझे ही देखें, सब मेरी ही तारीफ करें, सब मुझे ही सब कुछ माने। भैया बचाना, भगवान ऐसे लोगों से बचाए। तो ये कहलाते हैं ईगोइस्ट। ठीक। लेकिन ये तब जब आप दूसरों, घमंड तो नहीं कर रहे हो, जनरली घमंड तो नहीं कर रहे हो, लेकिन अपने आप पे ऑक्यूपाइड हो, मतलब थोड़े से स्वार्थी किस्म के। और जहां घमंड थोड़ा ज्यादा आ जाए और मैं दूसरों से सुपीरियर हूं, तो फिर वो हो जाएगा ईगोटिस्ट। ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट में अंतर ये है कि जब आप अपने आप को बहुत अच्छा मानो और अपने आप के बारे में ही सोचते रहो, मैं सुंदर दिखूं, ये लगूं, मतलब इस टाइप से, तो ईगोइस्ट। और जब आप अपने आप को दूसरों से अच्छा मानने लग जाओ, थोड़ा घमंड आ जाए, तो यू बिकम ईगोटिस्ट। मामूली सा अंतर है। और ऑल्टर ईगो मतलब मेरा अदर सेल्फ, है ना। ऑल्टर यानी कि ऑल्टरनेटिव, ईगो यानी कि सेल्फ, मतलब जो मैं हूँ वही ये है। जैसे वो आपने गाना सुना होगा, अ, हम्म, चोट लगी है उसे फिर क्यों महसूस मुझे हो रहा, दिल तू बता दे क्या है इरादा तेरा, मैं परिंदा बेसबर था उड़ा जो दर बदर, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को घर, जैसे बंजारे को घर। दिस इज अ फैबुलस सॉन्ग फ्रॉम एक विलन। तो ये इसमें एक लाइन बड़ी महत्व की है। यार मैं जोड़ता रहता हूँ, जो सुना उसको जोड़ लिया। अभी जब आपका दिमाग शार्प हो, आप इंटेलिजेंट हो, तो आपको चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए और उसको कनेक्ट करना चाहिए। ये दिस यू शुड ऑलवेज डू दिस। तो ऑल्टर ईगो, ऑल्टर ईगो मतलब जो मैं हूं वही तू है, मतलब मुझे छोड़ दो, मेरा ऑल्टरनेट तू है, तुझे कुछ होगा तो भी मुझे दर्द होगा, चोट लगी है तुझे फिर क्यों महसूस मुझे हो रहा। मतलब कोई हमारे इतने क्लोज है, इतने क्लोज हैं कि वो मेरा द अदर सेल्फ है। मैं तो मेरा सेल्फ हुई, वो मेरा अदर सेल्फ है। मतलब वो एक अदर व्यक्ति, लेकिन वो भी मेरा सेल्फ है। मतलब उसको कुछ करा तो भी यही माना जाएगा कि तूने मुझे मारा, उसको कुछ करना मत। वो मेरा इतना क्लोज फ्रेंड है, इतना जिगरी यार है, वो मेरा ऑल्टर ईगो है। जब आपका ऐसा कोई दोस्त हो तो आप उसके लिए यूज करना है कि तू मेरा ऑल्टर ईगो है। ऑल्टर ईगो मतलब मेरा ईगो मैं हूँ, लेकिन तू ऑल्टरनेटिवली तू भी मेरा ईगो है, तुझे कुछ हुआ तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तेरा भाई जिंदा है अभी, है ना। ये दोस्ती है। अब वो आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, वो आपका दोस्त हो सकता है, वो आपका कोई कजिन हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, आपका ऑल्टर ईगो कोई भी हो सकता है, जो जिससे आपको बेहद लगाव है, जिसमें आप कह सकते हो दो जिस्म अलग अलग है लेकिन एक जान है, उसको बोलते हैं ऑल्टर ईगो। चलो भाई, यू, यू का अर्थ होता है गुड। तो आप देखो कैकोफोनी का यू फोनी था, याद आ रहा है। कैको यानी कर्कश, फोनी यानी साउंड, कर्कश साउंड। तो यू फोनी, यू यानी गुड, फोनी यानी साउंड, यू फोनी। अब यू फोनी याद करना कितना आसान है अगर रूट वर्ड बताओ तो, है ना। यू यानी गुड, तो किसी के बारे में गुड गुड लिखना, यूलॉजी या यूलॉजाइज, है ना, अच्छी बात बोलना, यूफोनी, गुड म्यूजिक। और यूथेनेशिया, गुड किलिंग, है ना, कि भाई इतना परेशान हो रहा है, एक इंजेक्शन लगाओ और खत्म कर दो। मैं नहीं मानता इस चीज को, ये गलत है। ऋतिक रोशन की मूवी में ये दिखाई गई थी कंसेप्ट, गुजारिश में। यूथेनेशिया, यूथेनेशिया मतलब मर्सी किलिंग। इतना परेशान है, दोनों हाथ पैर कट गया आदमी, बिल्कुल कुछ है ही नहीं जीवन में, परेशान हो रहा है, कोमा में है, एक इंजेक्शन दो और मार डालो यार, कम से कम छूटेगा, मुक्ति मिलेगी। लेकिन कोई मुक्ति नहीं मिलती है आत्मा को। इसलिए हमारे हिंदू परंपरा में, जैन परंपरा में, भारतीय परंपरा में ऐसा नहीं किया जाता। अगर उसने कुछ पाप किए तो उसके कर्म कट रहे हैं, वो पाप का फल भुगत के, वो यहीं कट जान दो, नहीं तो आत्मा भटकेगी। पर कोई कोई नहीं मानते ऐसा, साइंस वाले इसको, तो वो इसको गुड किलिंग बोलते हैं। मर्डर नहीं, गुड किलिंग है यूथेनेशिया। चलो, मैं नहीं मानता, यूथेनेशिया इज रॉन्ग टू मी। आप अपना विचार रख सकते हो अपने मन में। एक्री यानी कड़वा, तो एक्रीमोनी यानी कड़वाहट रिश्तों में, फीलिंग ऑफ हेट्रेड। और एक्रिड यानी कि कड़वा, या तो स्वाद में कड़वा या जिसकी स्मेल कड़वी सी गंदी सी है, उसको एक्रिड बोलते हैं। जेक्ट यानी बाहर कर देना, तो अंदर की तरफ बाहर करना, मतलब इंजेक्शन से बाहर करना पर बॉडी के अंदर करना, तो इंजेक्ट। ठीक। मैंने आपको दिया प्रपोजल, आपने मेरी तरफ वापस से बाहर कर दिया, रिजेक्ट। ठीक, रिजेक्ट। उसी तरह से किसी कंप्यूटर में से या टेप रिकॉर्डर में से कैसेट बाहर निकालना, इजेक्ट, बाहर आना, इजेक्ट। कभी आपने पेन ड्राइव बाहर निकाली हो तो इजेक्ट का बटन होता है, राइट क्लिक करो तो। इजेक्ट यानी कि बाहर निकालना, तो जेक्ट का अर्थ होता है थ्रो आउट। अब अगर अंदर की तरफ थ्रो आउट तो इंजेक्ट, और अगर बाहर की तरफ थ्रो आउट तो इजेक्ट, और दोबारा वापस वापस कर देना इज कॉल्ड रिजेक्ट। विस का अर्थ होता है देखना, विस। तो विज, विज से वर्ड बनेंगे विजन, विजिबल, एन विजन, देखना, आई साइट, दिख रहा है, विजिबल। हमारे हेलमेट में एक सफेद एक वो होता है कांच,
इसमें से आर पार दिखता है, उस कांच को बोलते हैं वाइजर। वाइजर बोलते हैं इसलिए क्योंकि उसमें से विज यानी विजन होता है, दिखता है, तो जो देखने में काम आए वो वाइजर। तो विजन, विजिबल, एनविजन, विजुअलाइज, विजिबल हो गया, वाइजर। अच्छा, जो ऊपर बैठ के ध्यान रखे क्या हो रहा है, सुपरवाइजर। सुपर यानी ऊपर, शिल्पा शेट्टी वाला नहीं, हाँ, सुपर से ऊपर। सुपर यानी ऊपर, और वाइज यानी जो नजर, नजर रखे, देखे। विज यानी देखना, तो जो ऊपर से देखे, हमारे ऊपर नजर रखे कि काम सही हो रहा है, वो फैक्ट्री का सुपरवाइजर। ऐसे बनते हैं वर्ड्स, है ना मजा। अगला है सेन। सेन यानी कि बूढ़ा। तो जो हम बूढ़ा है या पुराना, तो जो हमसे बड़ा हो, हमसे बूढ़ा हो, वो सीनियर। सीनेट यानी वो जगह जहाँ बड़े बड़े लोग, बूढ़े लोग जाके बैठते हैं। अमेरिका में सीनेट बोलते हैं, इंडिया में पार्लियामेंट बोलते हैं, है ना। तो सीनियर लोग बैठते हैं इसलिए सीनेट बोलते हैं, जरूरी नहीं बूढ़े हों, पर वो वर्ड इससे बना है। सेनाइल यानी कि जो ओल्ड एज होने के कारण जिसका दिमाग स्टेबल नहीं है। आप लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ते थे ना, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। तो अनसाउंड माइंड के लोग चार प्रकार के होते हैं, है ना। एक तो हो गया आपका डेलीरियस, डेलीरियस यानी नशेड़ी या इंटॉक्सिकेटेड व्यक्ति। अ, दूसरा हो गया सेनाइल, तीसरा हो गया लुनेटिक, चौथा हो गया इडियट, है। तो सेनाइल वर्ड आपने वहां पे पढ़ा होगा। सेनाइल यानी जिसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है एज हो जाने के कारण, है ना। तो वो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकता है क्योंकि वो अनसाउंड माइंड का है। सेनाइल चीजें रिलेट करती है बेटा, है ना। आपको लैंग्वेज पता हो तो लॉ इजी हो जाता है, और लॉ तो है ही इजी सब्जेक्ट है बहुत। इंटर, इंटर यानी बिटवीन, तो इंटरनेशनल दो देशों के बीच में, इंटरसेक्शन दो सेक्शंस के बीच में, या जहां दो रोड जाके मिल जाए वो इंटरसेक्शन। इंटरसेप्ट तो किसी को बीच में रोकना, वो भी है बीच में, बिटवीन में रोकना। इंटर, सीए फाउंडेशन और फाइनल के बीच में जो एग्जाम है वो सीए इंटर की है, इंटरमीडिएट ना। तो इंटर। अगला है ओवर। ओवर यानी ज्यादा, ओवर कॉन्फिडेंट, ज्यादा ही कॉन्फिडेंट है कुछ, एक्सेसिव। ओवर स्टॉक, ज्यादा ही स्टॉक करके रखते हैं। ओवर एक्साइटेड, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए हो। ओवर पावर, किसी से ज्यादा पावर आपके पास होना, ओवर पावर, किसी को पावर में हरा देना, ओवर पावर। चलो भाई, तो ये सारे वर्ड्स हैं, कौन से, रूट वर्ड्स। इतने ही हैं क्या सर, नहीं, हजारों रूट वर्ड्स हैं। तो सर आपने जो पढ़ा एग्जाम में वही आएंगे, इसकी क्या गारंटी है, कोई गारंटी नहीं है। तो सर फिर इसका मतलब तो आपने बिल्कुल अच्छा नहीं पढ़ाया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बाकी आप जैसा सोच लो। भाई देखो यार, एक लिमिट भी पढ़ाया जा सकता है ना, किसी भी चीज़ को। वर्ड्स बहुत सारे हैं, मैं इसके भी आपको जो जो मेरे पास मटेरियल है वो भेज दूंगा। मेरे पास जो जो है सब दे दूंगा बेटा पढ़ने के लिए। लेकिन लिमिटेशन ये है कि क्लास में या लेक्चर में एक लिमिटेड पाया, फिर भी इतनी लिमिट ना पढ़ाते हुए मैं आपको बहुत सारे रूट वर्ड लिखाते आ रहा हूँ पहले से भी, और आगे भी लिखाता रहूंगा। तो हम शायद इंडिया में सबसे अच्छा कर रहे हैं। कोशिश मैं कर रहा हूँ, कोशिश आप भी कर रहे हो मेरे साथ। ये तो एक टू वे रिलेशनशिप है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता और आप भी अकेले कुछ नहीं कर सकते, पर मिलजुल के वी कैन डू समथिंग बेटर, बेटर बेटर देन द बेस्ट इनफैक्ट, है ना। तो गारंटी तो कुछ भी नहीं है ना। दुकान पे लिखा रहता है अभी फैशन के इस दौर में गारंटी की इच्छा न करे, लेकिन एक चीज जरूर है, अब चीजों को रटाने की बजाय लॉजिक से पढ़ाना चाहिए। और लॉजिक मैंने आपको हमेशा दिया कि देखो बेटा ये इस तरीके से बनता है, ये ऐसे शब्द बनते हैं, ऐसे इसका अर्थ निकाल के रूट वर्ड पे पहुंचा जाता है। ये देखो लेजिस्लेटिव में लेजिस है, अभी पढ़ाया। तो इससे आपको एक चीज क्या होगी कि आपको खोजना आएगा, एग्जाम में कुछ आया तो भले ही वो वर्ड नहीं भी पढ़ा हो, लेकिन उसके पीछे के जो लॉजिक्स पढ़ाए हैं बार बार, वो आपको आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि ईडियम्स जो हैं वो भाषा की नाजायज किंतु सुंदर संतानें हैं, और ये कहते हुए मैंने आपको ये एक बढ़िया से कोटेशन लिखाते हुए ईडियम पढ़ाना शुरू किए थे। और मैंने कहा था देखो किसी ईडियम का अर्थ ऐसे निकालना चाहिए, वर्ड टू वर्ड नहीं जाना चाहिए। तो ईडियम तो हजारों लाखों हैं, मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें से एग्जाम में जरूरी नहीं कि वही आ जाएगा, लेकिन जो भी आएगा उसके चार ऑप्शन जब आपको दिए जाएंगे तो आपको ये लॉजिक आ गया है मेरे साथ पढ़ते पढ़ते और प्रैक्टिस करते करते कि देखो सर ने कहा था कि इसके वर्ड टू वर्ड मीनिंग पे नहीं जाना है, इसको बोल के देखो और इसका सार्काज्म निकालो, इसका कोई भावार्थ निकालो, ये किस तारतम्य में किसी ने किसी को बोला होगा, तो फिर आप शायद सही जगह पहुंच जाओगे।